तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जैसा। हम लोग बात कर रहे हैं प्रहलाद बैच की, और प्रहलाद बैच में हमने कहा था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बोर्ड का लेवल और साथ में कॉम्पिटिटिव लेवल का हम लेकर चलेंगे। हमने कहा था कि जो बेसिक पोर्शन है क्लास 11th से 12th में आपके जाने का, तो बेसिक पोर्शन जो आपको तैयार रखना है वो कुछ कुछ चीजें आपको तैयार रख के चलना पड़ेगा। जैसे कि बायोलॉजी की जब बात करते हैं तो बायोलॉजी में जो है कि हमको पढ़ना है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। लेकिन इससे पहले जो जनन की बातें हैं, कुछ जनन की बातें, वो हमको बेसिक कोर कॉन्सेप्ट में समझ में आना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि जनन क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे जनन को। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बात यह है कि जीवों में जनन होगा कैसे, क्या जनन का प्रक्रिया एक ही है, मेथड एक ही है, कैसे हम जनन को डिफाइन करेंगे। सर्वप्रथम अगर हम बात करें बाबू कि जो जीव है उस जीव को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि सजीव है कि निर्जीव है। इन सब चीजों पे यहां पर क्वेश्चन क्रिएट होता है, और इन सारे क्वेश्चन का हल यहीं पर आपको मिलेगा बाबू। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। हम अगर बात करें सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कुछ जो है कि बेसिक पे। और बेसिक जो है बाबू चैप्टर का नाम था, हालांकि हम उस बेसिक को बेसिक ही बोल रहे हैं क्योंकि जो है कि इस क्लास 12th का पहला चैप्टर था जीवों में जन्म, लेकिन इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब वही बात है हमसे पूछते कम से कम जाने से पहले, है ना। ये सब चीजें अगर देखा जाए तो इसको हम बात करें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हिंदी में बोल रहा हूं कि जीवों में जन्म। अब जीवों में जन्म का चैप्टर जो है ये अपने में ही एक बड़ा चैप्टर। हालांकि बात करें कि जो बेसिक बात थी वो सब इसी में रखा गया था। अभी चैप्टर हटा के कोर तोड़ दिया गया, बेस तोड़ दिया गया। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि बेसिक आपको पढ़ाते हुए चलना। तो अगर सबसे पहले हम कहे बाबू, हमने क्या बोला, हमने बोला है कि कैसे डिफाइन करोगे जीव, सजीव या जीव को कैसे डिफाइन करोगे आप। तो हमने कहा कि इसमें दो बातें हैं। इस चैप्टर का अगर देखें स्टार्ट करें तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जनन स्टार्ट करने से पहले हम कहेंगे कि जनन किसमें, जीवों में। तो जीव कैसे समझेंगे, सजीव को और निर्जीव में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे, ये तो बहुत पहले आप पढ़े होंगे। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि हमारा कर्तव्य है आपका पढ़ाना कि जीव कैसे हम समझेंगे कि जीव है, या यहीं पर हम बोले कि सजीव को कैसे समझेंगे कि सजीव है। ठीक है, जीव का मतलब क्या है, तात्पर्य यहां से कि हम सजीव की बात कर रहे हैं। सजीव के लिए क्या करेंगे, तो समझिए कि आप वैसे डिफाइन ले करेंगे कि सांस, प्राण, ये सब चीज कोई मतलब नहीं है। यहां पर समझिएगा कि जीव को समझने के लिए वैज्ञानिक मापदंड बनाए गए, और वैज्ञानिक मापदंड में 4 मापदंड मुख्य होते हैं। ठीक है, 4 वैज्ञानिक मापदंड है। मापदंड कैसा है, वैज्ञानिक। और ये वैज्ञानिक मापदंड जो है बाबू ये बताता है कि जो भी इंडिविजुअल है वो सजीव है या निर्जीव है। इसके एक्सेप्शन भी हैं, परंतु इन सब चीजों को आप पढ़े भी हैं क्लास 11th में। कौन सा चैप्टर, लिविंग वर्ल्ड, ठीक ना, जीवों का संसार, जीव जगत, ठीक ना, लिविंग वर्ल्ड आप पढ़ के आए हो। उसी में यहां पर बात की जाती है सजीव के बारे में, जीव के बारे में। तो अगर हम बात करें सजीव के लिए तो 4 मापदंड है बेटा, और इस मापदंड को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि यहां पर चारों मापदंड को हम बात करने वाले हैं, और चारों मापदंड में क्या क्या होने वाला है वो समझना है। तो अगर हम बात करें कि पहला जो है कि जो भी सजीव होगा उसकी पहली फीचर होगी, पहला फीचर जो है कि उसमें वृद्धि होगा। क्या होगा बाबू, वृद्धि, है ना। वृद्धि का मतलब क्या, पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि ग्रोथ। कैसा, ग्रोथ कैसा है बाबू, ग्रोथ, वृद्धि। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो भी इंडिविजुअल है वो अपने जैसी संतति बनाने की क्षमता रखता है, अर्थात जनन करता है। क्या करता है, दूसरा फीचर क्या है, जनन। मतलब जो भी सजीव होगा, जैसे निर्जीव है, जैसे मान लो कि आप हमें देख रहे हो, मेरे पास ये चश्मा है, ठीक है ना, और यहां पर मैं हूं, दोनों मेरे से जुड़े हुए हैं, मतलब मैं खुद और चश्मे से जुड़ा हूं। आप बताओ कि मैं और चश्मे कौन सजीव है, तो आप कहोगे सर कॉपी बनाने की क्षमता, जैसे अपने जैसी कॉपी बनाने की क्षमता, ये होता है सिर्फ रिप्रोडक्शन करने, जो प्रक्रिया होता है वो जीवों में होता है।
तो यहां पर क्या है, जनन की प्रक्रिया। जनन क्या है, इसका डिफाइनिंग फीचर है कि क्या वो जो भी इंडिविजुअल है वो सजीव है या निर्जीव, एक डिफाइनिंग फीचर ये भी बनता है जनन। बात हम करें कि अगर हम जनन की, तो हम कहेंगे एक और चीज है इसमें, तीसरा जो है बाबू वो है मेटाबॉलिक रिएक्शन, आणविक क्रिया। क्या बोलेंगे, आणविक क्रियाएं। मतलब जो भी सजीव हैं उनके अंदर क्या होंगे कि आणविक क्रियाएं होंगी, इनको क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन बेटा, ठीक है। जितने भी सजीव हैं उनका डिफाइनिंग फीचर है, उनमें क्या होगा कि आणविक क्रियाएं होगी। एक और लास्ट जो है, ये तो 3 हो गए, चौथा अगर हम पढ़ेंगे तो चौथा मैंने कहा बाबू, समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा। चौथा जो है वो होता है चेतना। क्या होता है, चेतना। इसको इंग्लिश में लिखेंगे क्या हो जाएगा, कॉन्शियसनेस। क्या बोलेंगे, कॉन्शियसनेस। तो जो चेतना होता है वो सजीव का डिफाइनिंग फीचर है। जो भी सजीव होता है, अगर आप उसको चिमटी काटो या उसको थप्पड़ मारो तो उसे प्रभाव पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या बेटा यहां पर कि जो सजीव होंगे वो सजीव में इन 4 मापदंडों से चलने पर हम सजीव और निर्जीव 2 इंडिविजुअल है। जैसे हम कहें कि कोई भी मेरे पास अगर कहीं भी दिख रहा है, मेरे आसपास की जो भी दुनिया दिख रही है, उसमें हम सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका अपवाद भी है। अपवाद ये है कि जो वृद्धि है, ये वृद्धि जब एक्सटर्नल और इंटरनल हो, ठीक है। या हम कहें कि टीला जो पर्वत उर्वत होते हैं, या अगर हम कहें कि मेरा घर है, घर भी वृद्धि करता है। कैसे सर, घर कैसे वृद्धि कर रहा है? जैसे मान लो 1 फ्लोर है, आप किसी दिन बाद गए तो देखिए 2 फ्लोर हो गया, तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। लेकिन क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में वृद्धि हो तो सजीव का फीचर है। अब बाह्य रूप से वृद्धि हो रहा है, मतलब कि उसके बाह्य रूप में बस जमाव होते जा रहा है, जमावट से क्या हो रहा है कि उसमें वृद्धि हो रहा है, तो ये उसका अपवाद हो जाता है। तो वृद्धि को हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि वृद्धि क्या है, कि डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, याद समझिएगा। मतलब जो सजीव हैं उनके लिए क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वृद्धि जो है डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। फिर बात करते हैं जनन। बहुत सारे ऐसे जो जीव हैं जो जनन नहीं करते, क्या वो सजीव नहीं है? जैसे हम बात करें कि मनुष्य में ट्रांसजेंडर जो होते हैं बेटा, ट्रांसजेंडर, जिन्हें किन्नर कहते हैं, ट्रांसजेंडर, ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो क्या ये निर्जीव है? नहीं, ये भी अपवाद हो गया। मतलब एक क्लियर वे में हम इसको सजीव का डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। वैसे अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर और क्या है, म्यूल, खच्चर, जो खच्चर होते हैं, खच्चर भी वो क्या करते हैं कि अपनी संतति नहीं बढ़ाते। और जो वर्कर हनी भी होती है, वर्कर हनी भी होती हैं, वो भी क्या करती है बाबू, वो भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो जो वर्कर हनी भी होती हैं वो भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और यहाँ पर देखिए मोंक जो साधु महात्मा होता है, साधु महात्मा, वो भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्या वो सजीव नहीं है? तो ये डिफाइनिंग फीचर में ये अपवाद हो जाता है। नेक्स्ट, अब यहां देखिए जो आणविक क्रिया है, तीसरा, जो भी आणविक क्रिया का मतलब कि अगर सजीव है उसके अंदर रासायनिक क्रियाएं घटित हो रही हैं। अगर वो सजीव नहीं होगा तो उसके अंदर रासायनिक क्रियाएं नहीं घटित होंगी, अर्थात खाना पचेगा नहीं, श्वास की प्रक्रिया चलेगी नहीं, ये सब प्रक्रियाएं नहीं होंगी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि क्या जो वेंटिलेटर पर सोया हुआ है, वेंटिलेटर पे या कोमा में चला गया पेशेंट है, वो कोमा पेशेंट जो है वो क्या सजीव है या निर्जीव है? तो बेटा कोमा में जो लेटा हुआ पेशेंट है उसको ग्लूकोज का टिप लगा हुआ है, अर्थात वो न्यूट्रिशन ले रहा है, अर्थात उसके अंदर क्रियाएं चल रही है, कौन सी? आणविक क्रियाएं। परंतु उसमें क्या चीज नहीं होता है? चेतना नहीं होता है। उसको चुंटी करो, मारो, उसको कुछ भी बोलो, वो जगेगा नहीं, चेतना नहीं होती है। तो चेतना का अपवाद हो गया क्या, कि जो कोमा पेशेंट है, लेकिन उसके अंदर एक चीज हो रहा है, आणविक क्रिया। तो इसमें से जो डिफाइनिंग फीचर है रिप्रोडक्शन, मतलब कि सजीव का जो डिफाइनिंग फीचर है वो क्या है? आणविक क्रिया है। जिस भी सजीव के अंदर, क्या बोले, जिस भी जीव के अंदर आणविक क्रियाएं हो रही हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे कि वो सजीव है। लेकिन इन 4 मापदंडों से भी चलेंगे। अगर ये हो रही है, उनके साथ चेतना हो, जनन करने वाली प्रक्रिया हो, तो कहेंगे वेल एक्सप्लेन हो रहा है यहां पर कि वो क्या है, कि सजीव है। क्लियर? तो ये तो जीव हो गया। अब रही बात कि प्रत्येक जीव जो है वो इमोर्टल नहीं है। भगवान ने उसको ऐसा नहीं किया है कि बना के भेज दिया है कि वो जीवंत काल तक जीवित रहेगा, ठीक है ना, जब तक रहेगा। अब हनुमान जी हैं हमारे, कुछ जो कुछ विशिष्ट हम बात करें कि विशिष्ट यहाँ पर जो बात की जाती है, जो गॉड क्रिएशन है, वही क्या है कि बस इमोर्टल है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बात करें। लेकिन अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करें बाबू, तो साइंस के अकॉर्डिंग अभी तक किसी को इमोर्टल नहीं बोला गया। मतलब कि साइंस में, मतलब जो सजीव है यहाँ पर,
सिर्फ एक चीज को बोला गया है, एक जीव को, इसका नाम है यूनिसेलुलर, एक कोष के जीव। एक कोष के जीव क्या होता है? इमोर्टल होता है। तो यहां पर हमको जो पढ़ानी है वो बात है जीवन अवधि। क्या बाबू? जीवन अवधि। मतलब कि अगर बात की जाए कि प्रत्येक सजीव जो है उनकी जो जीवन अवधि है वो क्या है? फिक्स है। अर्थात जीवन अवधि क्या होती है हम देखेंगे कि जब जीवन अवधि की बात करते हैं कि जो जीवन अवधि है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन, जीवन अवधि। देखिएगा कुछ चीजें हैं, देखो हम पढ़ा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाना है, लेकिन बेसिक चीजें हम पढ़ा रहे हैं। ये पूरा बेसिक है, ये पूरा जो है कि पूरा बेसिक चीज हम कवर करते हुए चल रहे हैं कि ताकि आपके दिमाग में जो है कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो ये बेसिक्स हैं, ये पूरा बेसिक्स हम कवर कर रहे हैं बायोलॉजी का जो जन्म से रिलेटेड है। अगर ये सब चीजें अगर आती हैं तो आप नो डाउट कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा? तो हमको वो चीज करते चलना है। हमको सिर्फ ये नहीं करना है कि चैप्टर चैप्टर खत्म करना है, हमको ये चीज करना है कि समझते हुए बेहतर तरीके से चलना है, ताकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठो तो उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लिखने की सामर्थ्य हो आप में, है ना जी? जब लिखने की सामर्थ्य होगी आप में तो आप उस चीज को कर ले जाओगे। कोई दिक्कत नहीं बेटा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट याद देखो हम क्या है? जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होती है? तो जब जीवन अवधि की बात करते हैं यहां पर हम, तो जीवन अवधि को समझिएगा कि जो जीवन अवधि है चलिए जो जीवन अवधि है उसको समझेंगे कि यहां पर जीवन अवधि के बारे में थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि किधर हम आप रहे हैं कि आपको दिखाई दे क्लियर, ये भी देखना जरूरी है। तो समझिएगा जीवन अवधि क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या है। तो कहेंगे प्रत्येक जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन अवधि कहलाती है। तो हम लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे प्रत्येक जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि जीवन अवधि कहलाती है। जीवन अवधि कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जीवन अवधि क्या है तो आप बोलेंगे कि प्रत्येक जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि क्या होगी? जीवन अवधि। हम क्या बोलेंगे इसको? एक लाइन में बोले तो हम बोलेंगे बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ मतलब कि जो प्राकृतिक मृत्यु हो, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट हो जाए और आप कह दें कि इसके हिसाब से आप जो है कि डिसाइड करें कि जीवन अवधि, ऐसा नहीं है। जीवन अवधि क्या करें कि जन्म ले और जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि क्या कहलाएगी? जीवन अवधि कहलाएगी। और प्रत्येक जीव की जीवन अवधि फिक्स है। जैसे अगर हम बात करें कि प्रत्येक जीव की जीवन अवधि, तो जो जीव और जीवन अवधि अगर हम बात करें तो प्रत्येक जीव का जीवन अवधि अगर हम बात करेंगे तो हम एक एक करके समझते हैं। एक तरफ लिख रहे हैं बाबू कि जीव और दूसरी तरफ लिख दे रहे हैं जीवन अवधि। ठीक है, जीवन अवधि एक तरफ हो गया जीव और दूसरा हो गया उसका जीवन अवधि। अब समझिएगा यहां पर कि अगर हम एक एक करके समझाने की कोशिश करें तो हम कहेंगे बाबू सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे मनुष्य की। किसकी बात करेंगे? मनुष्य की। जो मनुष्य है, अगर हम बात करें कि पहला जो हम बात करने वाले हैं जीवन अवधि जिसके बारे में, जो जीव है उससे क्या नाम है? मनुष्य। अगर मनुष्य की बात करें तो इस समय के दौर के अनुरूप कि जो मनुष्य का जो जीवन अवधि है वो है बेटा 65 से 70 साल। ठीक है, अब यहीं पर एक बात हम बोलेंगे कि अभी जो है प्रत्येक इंडिविजुअल जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है? फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहा है। तो ये जो आयु है ये आयु बढ़ रही है। मतलब कि इतना कॉन्शियस हो गया है कि खाने को भी लेके कि ये जंक फूड है, ये नहीं खाना है, प्रोटीन डाइट लेनी है, अच्छी डाइट लेनी है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, सप्लीमेंट्स लेना है, मल्टीविटामिन्स लेनी है, जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको मेंटेन रखना है, वाटर को बैलेंस रखना है, जिसकी वजह से जो है कि जो जीवन अवधि है मनुष्य की वो बढ़ रही है। ठीक है,
कि अब ये जीवन अवधि एक बार घटी, फिर क्या हो रही है, बढ़ रही है यहाँ पर। तो हम इसको जनरली मानते हैं 65 से 70 साल और एवरेज पे कि ये जीवन अवधि है 65-70 साल पे कोई अगर डेथ कर रहा है तो हम कहेंगे कि ठीक है, क्या है कि ठीक है, ये जीवन अवधि है, ठीक है। अब यहीं पर बात करें कि और भी अन्य जीवों की, जैसे हम बात करें हाथी मेरे साथी हाथी, ठीक है, मनुष्य का जो है कि सबसे शानदार साथी जो है हाथी, जो इसका होता है, इसका भी बाबू फिक्स्ड है कि इसका कितना होता है 65 वर्ष, कितना होता है 65 वर्ष। वाई आर का मतलब होता है ईयर, क्या लिख रहा है ईयर, 65 वर्ष फिक्स है इसका कि 65 वर्ष तक ये जिएगा। फिर अगर हम बात करें कि जो मनुष्य का एक और साथी होता है जो बहुत ही वफादार होता है, क्या है, डॉग, कुत्ता। इसकी जो जीवन अवधि होती है बाबू, जनरली अगर बात की जाए तो बुक के अकॉर्डिंग 18 से 20 साल बोली जाती है, लेकिन ऑन एन एवरेज इस समय के दौर पे हमने देखा है, और वो जो अवधि है वो क्या है कि 12 से 15 साल, मतलब कि बहुत मैक्सिमम ये है 18 से 20 साल, लेकिन 12 से 15 साल तक की इनकी जो है कि आयु निर्धारित की गई है, जीवन अवधि, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें कि कुछ और भी जो है कि उड़ने वाले चिड़िया उड़िया की बात करें तो कौवा जो होता है, कौवा की जो जीवन अवधि होती है वो होती है 25 वर्ष, कितनी होती है 25 ईयर्स, कितनी होती है 25 ईयर, ठीक है जी बाबू, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, समझ में आया तो एस सर जरूर लिखा करिए आप लोग, थोड़ा सा मोटिवेशन हमको भी मिलता है कि मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो उनको एक एक चीज समझ में आती जा रही है और वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है जी कौवा। अब यहाँ पर बात करें कि और भी क्या हो सकता है, तो और हम तोता की बात कर ले, तो जो तोता होता है, तोता तोता का होता है 120 साल, कितना होता है 100, बहुत लंबा जीता है, ठीक ना, ये मनुष्यों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो इसकी जो आयु है 120 साल। और तोता क्यों जीता है, क्योंकि वो शाकाहारी है, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कि उसकी जो क्रियाविधि अलग है, मैकेनिज्म अलग है, तो ये 120 साल जीता है, ठीक है। अब यहीं पर बात करेंगे प्लांट्स की, तो प्लांट्स में एक बहुत मेरा फेवरेट प्लांट है, इसका नाम है बरगद, क्या नाम है बरगद। जो बरगद, इसकी आयु बाबू बहुत लंबी होती है और ये करीब करीब 200 से 300 साल तक जीता है। तो ये बरगद की आयु कितनी हो गई 200 से 300 वर्ष। तो ये करीब करीब कभी कभी आप देखे होंगे कि यहाँ पर ये कुछ वर्ष में कहा जाता है कि 500 वर्ष तक भी जीता है, तो याद रखिएगा 500 वर्ष तक भी इसकी जीवन अवधि होती है। तो ये सब तो बेसिक बात है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर जो खास बात है, जो नीट में कई बार पूछा गया है, वो बात यह है बेटा कि क्या जीवन अवधि साइज पर डिपेंड करती है क्या, जो जीवन अवधि है क्या वो आकार पर निर्भर करती है। तो देखो ना, हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, देखो ये देखो, इन दोनों के बीच, कौवा और तोते के बीच में, क्या इन दोनों का साइज समान है, ठीक है जी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ जिसका साइज बड़ा है वो जल्दी मर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, तो हम लिखेंगे, आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है, कि जीवन अवधि हम यहां पर लिखेंगे भी कि जो जीवन अवधि है, जीवन अवधि आकार पर निर्भर नहीं करती। आप किसी को भी समझाएंगे तो आप कहोगे कि जो जीवन अवधि है वो आकार पर निर्भर नहीं करती, साइज डजंट डिपेंड, ठीक है, साइज मैटर नहीं करता कि अगर साइज बड़ा है तो जीवन अवधि ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा और इसको आप बताइएगा, एग्जाम्पल भी दीजिएगा। देखो हम एग्जाम्पल में हम दोनों को उठा भी लिए हैं, ठीक ना, तो अगर आप कभी भी एग्जाम्पल भी लेंगे तो ये चीज बताइएगा कि 25 साल कौवा का है जबकि 120 साल क्या है तोता का है। तो ये एग्जाम्पल आप इसको दीजिएगा और यहाँ पर बताइएगा कि जो जीवन अवधि है वो आकार पर निर्भर नहीं करती है ना बेटा जी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैं कहा कि प्रत्येक जो जीव है उनकी जीवन अवधि फिक्स्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन ऐसा जीव है जो जिसकी जीवन अवधि फिक्स्ड नहीं है। तो आओ देखते हैं कि हम बात करें कि यहाँ पर कि एक स्टार पॉइंट लगा लिखेंगे और लिखेंगे कि एक कोशिकीय जीवन अवधि, जो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव की जीवन अवधि, या हम कहें कि एक कोशिकीय जो जीव है, एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। क्या होते हैं? अमर होते हैं। इमोर्टल, क्या होता है इसको? इमोर्टल, अमर होते हैं, मतलब वो कभी मरते नहीं। कारण क्या है? एसोसिएशन रीजन में पूछा था एम्स में कि कारण बताओ, तो कारण इसका बताना बाबू कि कारण क्या है कि इसमें जो जनन कोशिका और कायिक कोशिका जो होती है वो क्या होती है? अलग नहीं होती है। तो आप क्या बोलोगे कि इसमें
जनन कोशिका तथा कायिक कोशिका अलग नहीं होती है। दैट्स वाई दे आर इमोर्टल। इसलिए ये क्या होते हैं? अमर होते हैं। इसलिए क्या होते हैं ये? आप बोलोगे कि ये अमर होते हैं। ठीक है जी। इसलिए क्या है कि अमर है। जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे कि एक कोष के जीव अमर होते हैं। और एक कोष के जीव आते कौन है? तो आप बोलोगे, कोई पूछेगा कि एक कोष के जीव में आते कौन है, तो कहोगे कि जो अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर जीव है, एक कोष के जीव है। और ये क्या है? इमोर्टल है। मतलब इनकी मरेंगे नहीं, ये क्या हो जाएंगे? टूट कर दूसरे न्यू संतति बना लेंगे। टूट जाते हैं लेकिन नई संतति बनाते हैं। ये मरते नहीं, खत्म नहीं होता, इनका अस्तित्व नहीं खत्म होता अगर ये फटे या ब्लास्ट ना करें। तो ब्लास्ट करते हैं तो पूरी कहानी इनकी रद्द हो जाती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, समझ बात? ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सब तो हमारा परिचय था। जो हमारा चैप्टर है ये तो जीवों के बारे में परिचय था कि जीव क्या होंगे, जीवों की जीवन अवधि होगी, क्या जीव, सभी जो जीव हैं वो इमोर्टल हैं या मोर्टल हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, ये सब बात कर लिए। अब यहाँ पर जो मेन आ रही है वो है हमारा टॉपिक क्या था? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, जीव के बारे में पूरा बात कर लिए। लेकिन अब हमको बात करना है जनन के बारे में। क्या बात करना है वो? जनन के बारे में। तो जब जनन की बात करते हैं तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम लिखेंगे कि जनन क्या है, जनन को कैसे परिभाषित करेंगे। सबसे पहले समझिएगा कि जनन एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। अगर हम लिखेंगे यहां पर कि हम लिखेंगे कि जनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहां पर लिखेंगे जनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने जैसा समान संतति की उत्पत्ति करता है। बाबू देख लीजिए क्या मैंने कहा कि जनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये याद रखिएगा कि जनन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव अपने जैसा समान संतति उत्पत्ति करता है। समान संतति उत्पत्ति करने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि समान संतति उत्पत्ति करने का मतलब क्या है? यहां पर समझिएगा समान उत्पत्ति करने का मतलब, जैसे अगर हम कहें कि अगर हाथी है तो हाथी ही पैदा करेगा, और मनुष्य है जो बाबू तो अपने जैसा मनुष्य ही बनाएगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य हाथी बना ले और हाथी मनुष्य बना ले। जो भी है, जैसा भी है, अगर इस प्रक्रिया में आ रहा है, जनन में आ रहा है, तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये भी एक सर्टेन एज पे होती है। और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये बॉडी की एक अंदर से होने वाली गतिविधियां हैं जिसके अनुरूप हमारी बॉडी हमारे जैसे संतति, मतलब हमारे जैसे एक नए इंडिविजुअल की उत्पत्ति करने के लिए रेडी होती है। तो ये प्रक्रिया है बाबू। क्या है? ये प्रक्रिया है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि फिजिकली यहाँ पर क्या है कि जो है कि एक्सपेरिमेंटली करके दिखाए, बेटा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना जी? तो यहाँ पर क्या चीज है हमको कि बस पढ़ते हुए चलना, समझते हुए। ये आप कर लेना, आपका जीवन बहुत बाकी है, इसमें सब कुछ करना। ठीक है बेटा? चलिए, जो आप आए हो ये क्या है? ये रिप्रोडक्शन का देन है कि हम सबकी कम्युनिटी क्या है? ये रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन के देन है। अब रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पुनः उत्पत्ति, अपने जैसे समान की उत्पत्ति। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि बाबू हाथी जो है, वो हाथी को बनाएगा, और जो मनुष्य है मनुष्य को बनाएगा, जो कुत्ता है वो कुत्ता को बनाएगा, जो बिल्ली है वो बिल्ली, अपने जैसे समान इंडिविजुअल की उत्पत्ति। अब रही बात कि सर जनन जो होता है क्या एक ही प्रक्रिया द्वारा सभी जीव जनन करते हैं? नहीं, जनन की जो प्रक्रिया है या जनन के जो प्रकार है वो दो डिफरेंट प्रकार है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि जो जनन है, जनन दो प्रकार से होता है।
बेसिकली आप पढ़े होंगे कि एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। देखो ये सब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की बात हम करेंगे तब तक बेसिक पूरा हम कि आपको समझाने की कोशिश करें कि बेसिक पूरा एक चैप्टर का समराइज एक जगह हम रख दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जनन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार में पहला, अगर हम पहले बात करें तो पहला क्या है, अलैंगिक जनन। क्या बोलेंगे, अलैंगिक, अलैंगिक, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। दूसरा जो है वो क्या है, लैंगिक जनन। अब बात करते हैं कि इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इनको इसको बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे क्या बोलेगा वो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझिएगा दो प्रकार के हो गए जनन। कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार। एक हो जाएगा जो है कि अलैंगिक जनन और दूसरा क्या है, लैंगिक जनन। अब बात करें यहां पर कि अलैंगिक जनन में, यहां पर हम बात करने वाले हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, कौन कौन जीव जो है वो अलैंगिक जनन करेंगे और कौन जीव लैंगिक जनन करेंगे। तो अगर हम बात करें तो हम यहां पर लिखेंगे वो सबसे पहली बात कि ये यहां पर क्या है कि हम बोलेंगे कि जो अलैंगिक जनन है इसका परिचय ही ऐसा होता है कि अलैंगिक जनन एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट अपनी नई संतति जब बनाए अकेले, तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे अलैंगिक जनन। इसमें कोई भी रसायन, किसी भी गैमेट का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें टूटना और नया फॉर्मेट होना प्रक्रिया होता है। और इस प्रोसेस में अगर हम बात करें कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो छोटे जीव होते हैं वो अपनाते हैं। छोटे जीव जो होते हैं वो अलैंगिक जनन द्वारा अपनी नई संतति बनाते हैं। तो हम लिखेंगे बाबू कि वह प्रक्रिया या लिखेंगे जनन की वह प्रक्रिया, लाइन जनन की बात चल रही है तो जनन में लिखेंगे कि जनन की वह प्रक्रिया जनन की वह प्रक्रिया जिसमें सिंगल पेरेंट, सिंगल जनक नई संतति बनाने में सक्षम होता है। या ऐसे बोले कि जो सिंगल पेरेंट के द्वारा, एकल जनक के द्वारा जो संतति बनती है वो संतति जो होती है अलैंगिक जनन द्वारा प्रोड्यूस संतति कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और रही बात कि यहां पर दूसरी बात जो हम बोलेंगे कि यहां पर या इस प्रक्रिया में यहां कोई गैमिट नहीं बनता है, अर्थात कोई युग्मक यहां नहीं बनेगा। ठीक है, और खास बात एक और समझना कि तीसरी बात हम कहेंगे कि प्रत्येक जीव या बोले कि प्रत्येक संतति अपने जनक के समान होता है, अर्थात
क्लोन बनता है। मतलब कि अलैंगिक जनन द्वारा जो संतति उत्पत्ति होती है, वो संतति क्या होता है, अपने पेरेंट्स, अपने जनक के द्वारा या अपने जनक के समान होता है, एग्जैक्ट कॉपी। क्लोन का मतलब हो गया, क्लोन का मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी, कॉपीज, एग्जैक्ट कॉपी टू देयर पेरेंट्स एंड देयर सिबलिंग्स। मतलब कि अपने भाई बंधु और अपने पिता से एकदम एकदम हूबहू सिमिलरिटी दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल दैट कि जो आलू है, प्याज है, जो छोटे जीव है, जो छोटे जीव हैं, जो जिनमें एकदम सिमिलरिटी, एकदम एकदम एग्जैक्ट सिमिलरिटीज होती है, वो सब क्या है, अलैंगिक जनन के उत्पाद। बस आ रही है। तो अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पाद बनता है या जो प्रोडक्ट या जो बोले संतति प्राप्त होती है, वो पेरेंट्स से क्या होती है, सिमिलरिटी होती है, अर्थात क्लोन होता है। अब एक क्लोन शब्द है ना बाबू, ये नीट वाले को बहुत पसंद होता है। ये क्लोन, क्लोन का मतलब क्या कहोगे, क्लोन एग्जैक्ट कॉपी, और ये कहां बनता है, अलैंगिक जनन में। अब बात करें कि अलैंगिक जनन क्यों पढ़ा जा रहा है, क्यों छोटे जीवों में होता है, तो हम बोलेंगे कि अलैंगिक जनन कम समय में, कम समय में नई संतति और कम समय में नई संतति और बहुत सी संतति अलैंगिक जनन द्वारा, यहां पर हम एक लाइन और लिखेंगे, ऊपर लाइन सही नहीं बैठ रहा है, अलैंगिक जनन द्वारा कम समय में नई संतति और बहुत सारे संतति की उत्पत्ति की जाती है। तो अगर आपसे पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से भिन्न क्यों है, तो कहोगे कि अलैंगिक जनन एक प्रक्रिया ऐसी है जहां पर कम समय में नई संतति आ जाती है और बहुत सारे संतति एक बार में निकलते हैं, तो वो अलैंगिक जनन का प्रकार हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बेसिक बेसिक बातें जो है आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम बात करें कि जो है कि अलैंगिक जनन करेगा कौन, तो अलैंगिक जनन जो है बाबू, अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन जो लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स, अलैंगिक जनन द्वारा नई संतति बनाते हैं। ये स्टार पॉइंट हम लिखेंगे कि लोअर प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब कि छोटे जीव है, जैसे पादप हो गए या जंतु हो गए, वो अलैंगिक जनन द्वारा नई संतति बनाते हैं। अच्छा, अलैंगिक जनन के प्रकार भी हैं, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सब चीजें बाबू ना आपको क्या है कि क्लास 10th में ही पढ़ा दी जाती है, लेकिन हम फिर भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं क्लास 11th आप बर्बाद करके आ गए हो पूरा, लेकिन यहां पर बर्बाद नहीं हो। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पहला बात करेंगे विखंडन। क्या हो जाएगा, विखंडन। दूसरा क्या हो जाएगा बाबू कि यहां पर खंडन, और तीसरा हो जाएगा मुकुलन, और जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा रीजनरेशन। रीजनरेशन रीजनरेशन और पांचवा जो है
पांचवा जो है, चार हो गया रीजनेशन, और पांचवा जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या इसी को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। इसे क्या बोलेंगे? कायिक प्रवर्धन। तो ये सब प्रक्रिया है अलैंगिक जनन की। अब अलैंगिक जनन द्वारा अगर हम कहेंगे कि जो नई संतति प्राप्त होगी उसकी ये कुछ फीचर्स हैं, ये पढ़ के जाइए। हम एक बार पढ़ दे रहे हैं फिर से पूरी बात, फिर से आपको समझा दे रहे हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें सिंगल जनन, या बोले सिंगल जनक, नई संतति बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरी बात, इसमें कोई भी गैमेट नहीं बनता है, और इसमें जो संतति बनती है वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होती है। और ये जनन का प्रकार जो है वो अपनाते कौन है? लोअर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, लोअर प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है जी। और जो इसमें एग्जैक्ट कॉपी बनता है, और इसके प्रकार कितने हैं? तो प्रकार मुख्यतः 5 हैं: विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनर्ध्वन, ठीक है, और कायिक प्रवर्धन। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो अगर हम जब बात करें कि जब दो विपरीत जनक एक साथ मिलते हैं, मतलब विपरीत में कैसे? लिंग में विपरीत, दो विपरीत सेक्स के पर्सन एक दूसरे से मिलते हैं, गैमेट का फ्यूजन होता है, गैमेट मिलता है और गैमेट का फ्यूजन होता है, तो उसके बाद जो संतति आती है वो कहलाती है कि सेक्सुअल, लैंगिक जनन का उत्पाद। अर्थात प्रक्रिया क्या कहलाएगी? लैंगिक जनन। तो हम लिखेंगे यहां पर बाबू कि जो है कि जो दो विपरीत, या दो विपरीत, क्या बोलेंगे इसको? दो विपरीत सेक्स के, कौन सा सेक्स? मादा व नर जनक मिलकर नई संतति लाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन के लिए क्या चाहिए बाबू? कि दो विपरीत सेक्स के पर्सन चाहिए, नर और मादा। ठीक है, यहां पर बात करें कि युग्मक बनता है, फ्यूज होता है, तब नई संतति बनती है। और ये कैसा प्रक्रिया है? लॉन्ग प्रोसेस है। इसे क्या बोलेंगे? लॉन्ग प्रोसेस। ये शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, ये क्या है? लंबी प्रक्रिया है। मतलब साल लगते हैं, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल नई संतति लाने में एक लंबा टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, तो लॉन्ग प्रोसेस यहां पर बोल देंगे टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, और यहां पर एक बार में ढेर सारे संतति नहीं आते, तो ये ध्यान रखिएगा, ढेर सारे संतति नहीं बनते। लेकिन यहां पर जैसे हम बोले कि ये जो है वेरिएशन कॉज करता है, वेरिएशन ब्रैकेट लिखेंगे, विभिन्नता का कारण है। इस लाइन का मतलब समझिएगा, लैंगिक जनन क्या है? विभिन्नता का कारण। मतलब कि जो सोसाइटी में भिन्नता आ रही है, आप और आपके भाई बहन है तो एक ही जनक से, लेकिन सिमिलरिटी नहीं है बाबू। सिमिलरिटी क्या मतलब? फिजिकल अपीयरेंस में सिमिलरिटीज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसे उत्पाद है? लैंगिक जनन के उत्पाद। लैंगिक जनन जो है, लैंगिक प्रक्रिया क्या होती है? वेरिएशन कॉज करती है। ठीक है, अब रही बात कि लैंगिक जनन करता कौन है? लैंगिक जनन करता कौन है? तो कहेंगे हायर
एनिमल एंड प्लांट्स लैंगिक जनन द्वारा नई संतति बनाते हैं। यदि आपसे कहे जाए कि जो है कि कौन ऐसे जीव है जो है कि लैंगिक जनन द्वारा संतति बनाएंगे, तो आप बोलोगे हायर एनिमल एंड प्लांट्स जो है कि जो लैंगिक जनन द्वारा नई संतति बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमको बात करना था वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो यहां पर अगर हम बात करें कि यहां पर हम लिखने वाले हैं, हमको क्या पढ़ना है, हायर प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब जो हमें टॉपिक पढ़नी, जो चैप्टर पढ़नी है, क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें, हायर प्लांट में। और हायर प्लांट होते कौन है बाबू, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम हायर प्लांट। अब एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब आवृत बीजी पादप। क्या बोलेंगे, आवृत बीजी पादप। जो आवृत बीजी पादप है वो क्या करेंगे, लैंगिक जनन द्वारा नई संतति की उत्पत्ति करते हैं। अब जो लैंगिक जनन है, इस लैंगिक जनन इवेंट्स में होती है। इवेंट्स, लैंगिक जनन में इवेंट्स होती हैं। इवेंट्स मतलब घटना होती है। पर्टिकुलर एक घटना घटता है, फिर दूसरा घटना स्टार्ट होता है, फिर तीसरा घटना, और ऐसे घटना चलना, और उसके बाद नई संतति की उत्पत्ति होती है। तो लैंगिक जनन में क्या होंगे, इवेंट्स होते हैं। और इवेंट्स की जब बात करते हैं तो लैंगिक जनन के 3 इवेंट्स हैं। कितने हैं, 3। कितने हैं, 3 इवेंट्स, 3 मुख्य इवेंट्स हैं। कौन कौन, पहला जो है वो हम बात करेंगे कि जो पहला है वो है प्री फर्टिलाइजेशन। क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। इसको हिंदी में निषेचन पूर्व घटना। क्या होता है वो, निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व घटना। ठीक है, निषेचन पूर्व घटना। दूसरा क्या है, दूसरा बाबू निषेचन। तो हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, जेड से भी लिखते हैं फर्टिलाइजेशन, तो हम क्या बोलेंगे, निषेचन। क्या बोलेंगे, निषेचन। और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, निषेचन, निषेचन पश्चिम। ठीक है जी। तो ये 3 घटनाक्रम है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्रूशियल इवेंट्स हैं, क्रूशियल इवेंट्स। इसी घटना के द्वारा जो है कि नई संतति की उत्पत्ति होगी और एक नया इंडिविजुअल आएगा लंबे समय बाद। तो अगर हम बात करें कि जो लैंगिक जनन की घटना जो है उसमें हम बात करें कि पहला क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब अभी हम बोले हैं, क्या बोले हैं, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना। अब चूंकि निषेचन पूर्व घटना समझनी है तो समझिएगा
और एक और खास बात आपको बतानी है कि जो बच्चे अभी नए हैं, नए आप इस चैनल में विजिट कर रहे हो बाबू, तो इसका पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे कहां जाना है, वर्चुअल लर्निंग सर्च करना है। और अधिक जानकारी के लिए और ज्यादा क्लोज जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से, इत्मीनान से। और जो है कि आपको और जो है कि बेहतरीन कैसे एग्जाम को फोड़ना है, क्या चीजें करनी है, इन सब चीजों से आप बेहतरीन तरीके से और जुड़ना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। तो हर एक जगह आप जुड़ के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में बाबू जो है कि हम दो चीज पढ़ते हैं। निषेचन पूर्व घटना में हम दो चीज पढ़ते हैं। एक, पहला स्ट्रक्चर, हिंदी में होता है संरचना, किसका, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके संरचना, रिप्रोडक्टिव मतलब जनना जो है, जनना उसकी संरचना। और दूसरा है बाबू, दूसरा क्या है इसके अंदर, एक जो है पहला पढ़ेंगे वो है संरचना, और दूसरा क्या है, इवेंट्स पढ़ेंगे इसके अंदर, इवेंट्स। स्ट्रक्चर और इवेंट्स जहां पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व घटना। जैसे हम बोले कि एक प्लांट है और वो प्लांट जो है कि पुष्प देता है, तो पुष्प देता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हायर प्लांट हो गया, और वो लैंगिक जन्म करेगा। तो क्या वो तुरंत लैंगिक जन्म कर जाएगा? जैसे आप लगाए प्लांट बिना पुष्प दिए ही लैंगिक जन्म कर जाएगा क्या? नहीं ना। जैसे मेरे पास एक प्लांट है, ये प्लांट देखना, ये प्लांट, और इस प्लांट में ये फूल जो है, पुष्प जो दिख रहे हैं, ये पुष्प जो है बाबू, ये पुष्प है रिप्रोडक्शन साइट्स, जनन का केंद्र, पुष्प ही। लेकिन इस पुष्प को जनन का केंद्र अगर हम बोले हैं, तो क्या हम इस पुष्प के बारे में पढ़ेंगे? ये डंडी लगी है, ये जो पुष्प लगा हुआ है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, है ना जी। तो वो स्ट्रक्चर हो गया। और इवेंट्स का मतलब कि यहां पर दो इवेंट्स देखने हैं। एक है बाबू गैमीटोजेनेसिस, मतलब यहां बोलेंगे युग्मक जनन, और दूसरा देखेंगे बाबू गैमिट ट्रांसफर, युग्मक स्थानांतरण। समझिएगा कि हम प्री फर्टिलाइजेशन में इवेंट्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। गैमेटोजेनेसिस, युग्मक का जनन, और है जो युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक का जनन और क्या है, युग्मक स्थानांतरण। देखिए, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन जो मेल पार्ट होगा, मेल से मेल गैमेट प्राप्त होगा, और जो फीमेल होगी उससे फीमेल गैमेट बनेगा। इस मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना गैमेट ट्रांसफर कहलाएगा। मतलब कि यहां पर हमको दो चीज पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन में ही हमको देख लेना है कि गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। जो गैमेट ट्रांसफर होता है, इस गैमेट ट्रांसफर को बोलते हैं बाबू, इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। हिंदी में बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं? परागण। अब आप पढ़ चुके हो कि परागण क्या होते हैं। परागण, ठीक है। और ये परागण जो है बाबू, परागण ये पौधों में होते हैं, जबकि ये प्लांट में होता है परागण, जबकि एनिमल में होता है इंसेमिनेशन। क्या होता है? इंसेमिनेशन, मतलब कि सीमेन को अंदर डालने की प्रक्रिया, इंसेमिनेशन। अभी जो परागण होता है, परागण जो है ये दो प्रकार का होता है, आप पढ़े होंगे। एक को बोलते हैं स्व परागण, और दूसरे को बोलते हैं पर परागण। ठीक है, परागकण का
स्थानांतरण यहाँ फीमेल के वर्तिकाग्र पर कहलाता है परागण। ठीक है जी बाबू। अब यहां देखिएगा, अब जैसे परागण, स्वपरागण, परपरागण क्या मतलब है? स्वपरागण मतलब कि एक ही पुष्प में, इस टाइप को बोलते हैं वो ऑटोगैमी। क्या बोलते हैं? ऑटोगैमी। ठीक है। और परपरागण बोलते हैं जीनोगैमी। और एक और बीच में होता है जिटैनोगैमी। ये तीन प्रकार है। जो जिटैनोगैमी है वो टाइप ऑफ ऑटोगैमी है। ठीक है। लेकिन जो जीनोगैमी है वो पूरा पूरा क्या है? परपरागण। ठीक है जी। अब इन सब चीजों पे बात करेंगे, लेकिन अभी क्या है, ओवरव्यू दे रहे हैं कि चीजें आपको समझते हुए चलना है। ये तो हो गया प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत ऐसे पढ़ेंगे। दूसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ेंगे कि जो मेल गैमिट, और जो ये मेल गैमिट आया और ये फीमेल गैमिट आया, ठीक ना, तो ये मेल गैमिट में इसको पॉलन ट्यूब के साथ बना ले रहे हैं, और यहां पर एग हो गया, ये एग इसके साथ मिलना, जब मिल जाएगा तो ऐसे करके इसका उत्पाद जो है ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके, तो इसको बोलेंगे अब क्या बन गया? ये युग्मनज। क्या हो गया? युग्मनज। मतलब कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे में क्या हो जाए? फ्यूज हो जाए। फ्यूज हो जाए, फ्यूज। नर युग्मक, इसको क्या बोलेंगे? नर युग्मक है, और ये क्या है? मादा युग्मक। ये एक दूसरे में संलग्न हो जाते हैं तो युग्मनज बनता है, और इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। फर्टिलाइजेशन का मतलब निषेचन। और लास्ट इवेंट्स, जब निषेचन युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। जब युग्मनज बन जाता है तो युग्मनज बनने के जस्ट बाद ही प्रक्रिया स्टार्ट होती है, इसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बाबू अगर प्लांट है तो प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो एम्ब्रियो जो होता है, जो जाइगोट है, जाइगोट, ये जाइगोट किसमें कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में, किसमें? भ्रूण में। ठीक है। अभी जो एम्ब्रियो होता है, अगर ये प्लांट, तो प्लांट में बाबू, प्लांट की जब कहानी हम पढ़ाएंगे तो प्लांट में हम कहेंगे कि जो ओव्यूल है, इसको हम बोलते हैं बिजांड। क्या बोलते हैं? बिजांड। बिजांड कन्वर्ट होता है बीज में। किसमें? बीज में। जबकि ओवरी, जिसको बोलते हैं अंडाशय, ये कन्वर्ट होता है किसमें? फ्रूट में, मतलब कि फल में। ये सब चीजें बेसिक बेसिक पार्ट थी। अब वो स्टार्ट करने वाले हैं पूरा पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये तो बेसिक बातें थी जो कि हमको पूरा पढ़ाना था, और ये बेसिक बातें भी आपको सिखानी थी। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो लैंगिक चरण की पहली प्रक्रिया, इसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन करके एक एक चीज करते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आप देखे होंगे कि आपको कल के लिए दिमाग में क्या लेके चलना है, इतना चीज कि प्री फर्टिलाइजेशन जब पढ़ाएंगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर और इवेंट्स की बात चलनी है। स्ट्रक्चर पहले मुख्य होंगे, कैसे हम जननांग को देखेंगे, जननांग कहाँ होंगे, ठीक है। ये अब प्लांट्स की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के पूरे पूरे एक चीज करें पढ़ेंगे। तो आप एकदम फिक्स होकर बैठ जाइए, एक एक लेक्चर को आप करिए। ठीक है, जल्द ही आपको तीनों लेक्चर रेगुलर कर दिया जाएगा, तब तक के लिए आप कंटिन्यू होइए पहले। ठीक है बाबू, और हम भी आप यहाँ पर कंटिन्यू हो जाते हैं। बाकी जिनको पता है कि ऑफलाइन बैचेस चलती हैं वो ऑफलाइन बैचेस में आके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन यहाँ चल रही है, ऑफलाइन जो है कि ऑफलाइन भी आप, अगर आप नजदीकी हमारे हैं, जानते हैं हमारी कोचिंग के बारे में, तो वहां पर आके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू वेल।